अच्छा अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम लोगों को लेके आए हैं। अब तक हमने बात कर ली थी केपी क्या होता है, केसी क्या होता है। दाम्य साम्यवस्था स्थिरांक को केपी बोलते हैं और केसी को जब सक्रिय द्रव्यमान को एक्टिव मास को कंसंट्रेशन के टर्म में लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, केसी। इनमें रिलेशन क्या होता है अगर आपको पता है होता है तो वो कैसे होता है, हम लोग इसके बारे में इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मैं एक केमिकल रिएक्शन की बात करता हूं, कॉमन रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल है। ठीक है, A प्लस बी रिवर्सिबल जो कि इक्विलिब्रियम में, क्योंकि इक्विलिब्रियम होगा तभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करेंगे हम लोग। इससे बना C और क्या बना D। A के यहाँ पर मोल है स्मॉल a और B के मोल है स्मॉल b और C के कितने मोल हैं स्मॉल c और D के कितने मोल हैं स्मॉल d। अगर मैं इनका Kp लिखना चाहूँ, Kp को क्या बोलते हैं, दाम्य साम्यावस्था स्थिरांक इसको बोलते हैं। Kp का मतलब इनकी जो सक्रिय द्रव्यमान है उनको किसकी टर्म में लिखते हैं, इससे पिछला लेक्चर देखें तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, किस टर्म में लिखते हैं, प्रेशर की टर्म में। तो इसका मतलब क्या लिखूंगा मैं, ए का क्या हो जाएगा, प्रेशर भी कंसंट्रेशन को शो करता है, हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, हम आगे भी बात कर लेंगे। इसके मोल कितने हैं, क्योंकि हमको पता है कि क्या होता है सक्रिय द्रव्यमान। Kp किसको बोलेंगे या Kc कि जो क्रिया कारक है उनकी घातांक, उत्पादों की घातांक बटे क्रिया रिएक्टेंटों की घातांक। उत्पाद की टर्म में कौन है C, तो C का पार्शियल प्रेशर Pc, इसके कितने मोल हैं C और क्या D का पार्शियल प्रेशर PD और कितने मोल हैं स्मॉल d बटे क्रिया कारकों का सक्रिय द्रव्यमान, जो कि अगर हम Kp ले रहे हैं तो दाब के रूप में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे Pa के कितने मोल हैं स्मॉल a और Pb का मतलब जो B है इसकी सक्रिय द्रव्यमान किसके रूप में, दाब के रूप में, क्योंकि हम Kp की बात कर रहे हैं। ठीक है, कितने हो जाएंगे इसके B। लेकिन मैं जानता हूं, चूंकि मैं जानता हूं Pb बराबर क्या nRT, पहले भी बात कर चुका हूं। V को इधर ले जाऊं तो NYV और NYV किसको शो करती है, कंसंट्रेशन को। तो P की जगह मैं किसको भी ले सकता हूं, कंसंट्रेशन को भी ले सकता हूं, A B और C और D की, है ना। ये रिलेशन मैं पहले भी जानता हूं। तो क्या इसका मतलब मैं PA की जगह क्या लिख सकता हूं, अगर मैं A को A लिख रहा हूं, A इसका मतलब मुझे पता है कि मैं P बराबर क्या लिख सकता हूं यहां से। अब P बराबर CRT, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं। N/B बराबर C होता है, मोल बटे आयतन सांद्रता को शो करती है। तो PA की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, A की सांद्रता, मतलब P तो इसलिए लिखा कि दाब के टर्म में ले रहे हैं, अगर सांद्रता के टर्म में ले रहे हैं तो केवल मैं A लिख रहा हूं। ठीक है, नीचे C भी लगा सकता था, ये लिख सकता हूं। इसी प्रकार मैं PB की जगह क्या लिख सकता हूं, V, मतलब सांद्रता के टर्म में ले रहे हैं हम इनको। एक साथ आप चाहें तो C भी लगाते हैं छोटा सा कि इसको सांद्रता के टर्म में ले रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार मैं PC के साथ क्या लिख सकता हूं, C, केवल सांद्रता के टर्म में ले रहे हैं। इसी प्रकार PD के साथ क्या लिख सकता हूं मैं, कि इस स्थान पे क्या लिख सकता हूं मैं, D लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ दाब के रूप में ले, यहाँ सांद्रता के रूप में। चाहे तो आप इसके साथ CC भी लगा सकते हैं स्मॉल के रूप में, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और अगर C की जगह ये सांद्रता के रूप में लिया था A की सांद्रता, तो C की जगह A लिख दिया, क्योंकि A की सांद्रता, B की सांद्रता, C की सांद्रता और D की सांद्रता। RT इसके साथ में है तो RT इसके साथ में है तो RT, इसके भी साथ में RT है तो RT, इसके साथ में भी RT है तो RT। क्यों लिखा ART BRT CRT DRT PA की जगह, क्योंकि A जो PA ये क्या है, सक्रिय द्रव्यमान है, किसके रूप में है, दाब के रूप में। अब हम किसके रूप में ले रहे हैं, कंसंट्रेशन के टर्म में, तो P बराबर CRT होता है। तो C की जगह A की सांद्रता, C की जगह B की सांद्रता तो BRT और D की सांद्रता तो DRT और C की सांद्रता तो CRT। ठीक है, इसको मैं पुट कर दूं, देखो अगर मैं इसको पुट करता हूं तो क्या बनता है, क्या लिख सकते हैं हम, A PC की जगह क्या लिख सकते हैं, CRT और CRT की पावर क्या, C। इसी प्रकार PD की जगह क्या लिख सकते हैं, DRT की पावर क्या, D अपॉन क्या लिख सकते हैं, ART की पावर क्या, A। और इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, BRT और BRT की पावर क्या, B। इसमें से अगर मैं इसको बाहर निकाल लूं, RT को अलग ले लूं और ABCD को बाहर निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, देखना C की पावर क्या रहेगी, C और D की पावर क्या रहेगी, D। इसी प्रकार A की पावर क्या रहेगी, स्मॉल a। इसी प्रकार B की पावर भी क्या रहेगी, स्मॉल b। और किसको बाहर निकाल लूं मैं, RT की पावर क्या हो जाएगी, CD। ऊपर हम जुड़ जाएंगे, माइनस A प्लस बी को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, क्योंकि नीचे A और B हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, A प्लस बी, पावर जुड़ जाएंगी ना, क्योंकि तो नीचे की साइड ऊपर जाएगी तो नेगेटिव में हो जाएगी। इसको मैं जानता हूं कि ये क्या होता है, सांद्रता के रूप में। अगर मैं क्रियाकारक और उत्पादों के जो सक्रिय द्रव्यमानों को सांद्रता के रूप में लूं, उस साम्यावस्था स्थिरांक को क्या कहते हैं हम लोग, Kc कहते हैं कि नहीं कहते। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये Kp की बराबरी तो था ये सारी चीजें, तो क्या लिख सकता हूं मैं यहां से,
Kp बराबर क्या Kc और क्या Kc को मैं ओपन रहने देता हूँ RT में क्या C प्लस डी माइनस A प्लस बी। C प्लस डी और A माइनस बी की जगह में ये C प्लस डी इसको शो कर रहा है कि उत्पादों के मोल माइनस क्रिया कारकों के मोल, मतलब प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। तो Kp बराबर क्या लिख सकता हूं मैं Kc और क्या RT और RT के पावर क्या डेल्टा Ng। गैसीय क्रिया कारकों के उत्पादों के मोल, मतलब क्रिया कारकों के मोल, मतलब ये तो उत्पादों के हैं CD, और ये क्रिया कारकों के मोल किसके गैसीय के, केवल गैसेस के, क्योंकि लिक्विड और सॉलिड के उसमें टर्म में एक इकाई द्रव्यमान होता है उनका, ठीक है, इकाई सांद्रता मानते हैं सॉलिड की और लिक्विड के रूप में। इसका मतलब मैं डेल्टा Ng बराबर क्या लिख सकता हूँ गैसीय क्रिया कारकों और उत्पादों के मोलों का अंतर ही क्या होता है डेल्टा Ng। तो गैसीय जो प्रोडक्ट हैं उनके मोल कौन से गैसेस, केवल गैसेस, और उसी प्रकार कौन से रिएक्टेंट, जो कोई भी रिएक्शन हमको दे रखी होगी उसके क्या मोल, उनका अंतर ही क्या होता है डेल्टा Ng को क्या करता है शो करता है, ठीक है। अब यहां से एक चीज बनती है कि कब तो Kp का मान, ये रिलेशन आ गया हमारा Kp और Kc में ये संबंध आ गया। डेल्टा Ng किसको शो कर रहा है, जो अभिक्रिया जो सामने में जो रिएक्शन उसमें उत्पादों के मोल माइनस क्रियाकारकों के मोल, किनके गैसीय जो उसमें गैसीय मॉलिक्यूल जो हैं उनके, इसलिए मतलब डेल्टा Ng बराबर प्रोडक्ट के मोल गैसेस के माइनस रिएक्टेंट के मोल किसके गैसेस के। इससे एक रिलेशन बनता है कि डेल्टा Ng जो है ये 3 हो सकते हैं इसकी कंडीशन। अगर जो गैसीय उत्पाद हैं उनके मोल अगर ज्यादा हैं तो डेल्टा Ng की वैल्यू कैसी आएगी पॉजिटिव। अगर गैसीय उत्पाद और गैसीय क्रियाकारकों के मोल समान हैं तो वैल्यू कैसी आएगी डेल्टा Ng की 0। और अगर रिएक्टेंट के ज्यादा है मोल और प्रोडक्ट के कम है तो वैल्यू कैसी आएगी डेल्टा Ng की नेगेटिव में। अगर डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो किसका मान ज्यादा होगा Kp का या Kc का। Kp का मान कैसा होगा Kc से ज्यादा, क्योंकि ये जो वैल्यू जब डेल्टा Ng पॉजिटिव में होगी कि नहीं होगी, तो इसको आप समझेंगे सर ये Kp का मान कैसे ज्यादा हुआ, तो डेल्टा Ng को नीचे ले जाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएगा, और अगर डेल्टा Ng की वैल्यू नेगेटिव वाली नीचे से बढ़ेगी तो Kp का मान भी क्या होगा बढ़ेगा, क्योंकि वो नेगेटिव में, नेगेटिव वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी। अगर डेल्टा Ng नेगेटिव में होता तो किसका मान ज्यादा होता फिर Kp का या Kc का। Kc का मान ज्यादा होता। ये कैसे समझे, इसलिए समझे कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव में होती तो इसको नीचे ले जाते तो पॉजिटिव में हो जाती, और अगर डेल्टा Ng बढ़ता तो पॉजिटिव में बढ़ता तो बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, बढ़ता अगर पॉजिटिव में तो फिर Kp क्या हो जाता कम हो जाता। इसीलिए अगर डेल्टा Ng की वैल्यू नेगेटिव में है तो Kc ज्यादा होगा, डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव में है तो Kp ज्यादा होगा। पॉजिटिव में कब होगी जब प्रोडक्ट गैसेस के मोल ज्यादा होंगे, क्योंकि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही क्या होता है डेल्टा Ng होता है, ठीक है। और जब दोनों के मोल मतलब बराबर होंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के तो Kp और Kc एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ये जो प्रतियोगी परीक्षा होती है उनकी दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए बताया। एक चीज और बताना चाहता हूं मैं यहाँ पे कर देता हूं मैं क्लियर, इसको आप अपोज करके वीडियो को लिख लेना है बार बार देख के, ठीक है। देखो क्या एक चीज यहां बता देता हूं कि अगर ये जो साम्यावस्था स्थिरांक है Kp हो या Kc हो, इनका मान अगर 1 से ज्यादा है तो रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर इनका मान 1 के बराबर है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर इनका मान 1 से कम है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा रिएक्शन पे। कोई भी जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चल रही है तो मुझे पता है K बराबर क्या होता है, चाहे तो Kp चाहे Kc, साम्यावस्था स्थिरांक ये क्या होता है प्रोडक्ट की सांद्रता सक्रिय द्रव्यमान के रूप में, और क्या रिएक्टेंट, यही तो होता है प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट ही तो होता है, तो लेगा दाब के रूप में लिख सकते हैं और सांद्रता के रूप में भी लिख सकते हैं, यही होता है। तो अगर इसका मान कब 1 से ज्यादा होगा, अगर 1 से मान ज्यादा होगा तो वो कब होगा जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की। इसका रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी फॉरवर्ड में। अरे प्रोडक्ट की ज्यादा कब होगी जब रिएक्टेंट किस में चेंज होगा प्रोडक्ट में, तभी तो K का मान जहां तो Kp चाहे Kc कब ज्यादा आएगा 1 से ज्यादा, जब प्रोडक्ट की सांद्रता कैसी होगी ज्यादा। इसका मतलब जब K का मान 1 से ज्यादा दे रखा हो तो वो अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी अग्र दिशा में जाएगी। अगर अब इसका मान 1 है इट मीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कैसी है समान है, तो अभिक्रिया किस में है वो किसी भी दिशा में नहीं जाएगी, कैसी रहेगी कांस्टेंट रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर K का मान 1 से कम है, चाहे वो Kp है चाहे Kc है, दाब के रूप में है तो वो Kp है, और अगर सांद्रता के रूप में है तो Kc है। अगर उसका मान 1 से कम है तो 1 से कम कब होगा Kp या Kc का मान जब किसकी सांद्रता ज्यादा हो, किसका सक्रिय द्रव्यमान ज्यादा हो, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का। और अगर रिएक्टेंट का ज्यादा होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड में, क्योंकि बैकवर्ड में जाएगी तभी तो रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ेगी। इसका मतलब जब K का मान 1 से कम होता है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाती है पश्चिम दिशा में जाती है, ठीक। ये आप इसको याद रखें, इसको लिख लें अच्छे से और समझ लें, ठीक है दोस्तों। बारिश भी आ गई है और अब हम बात कर लेते हैं कि एक तो होता है साम्यावस्था स्थिरांक और एक होता है अभिक्रिया भागफल, जिसको रिएक्शन कोएफिशिएंट बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस रिएक्शन कोएफिशिएंट में और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो कैसे बताने वाला हूँ। किसी रिएक्शन को इमेजिन करो, कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है A B,
बारिश बहुत शानदार तरीके से हो रही है, आप भी मजा लें, आप केमिस्ट्री का मजा लें। C और D रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसके मोल मैं मान रहा हूँ M1, इसके B के मान रहा हूँ मैं M2, C के ले रहा हूँ मैं N1 और D के ले रहा हूँ मैं N2। अभिक्रिया भागफल और साम्यावस्था स्थिरांक में क्या अंतर है, एक लाइन में समझिए, वो तो मैं लिख दूंगा और नोट्स में हम इंक्लूड कर देंगे क्या है। अभिक्रिया भागफल का मतलब होता है कि उत्पादों की सांद्रता बटे क्रियाकारकों की सांद्रता किसी भी उत्क्रमण या अभिक्रिया में किसी भी समय उनका जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया भागफल कहलाता है। और उत्पादों या प्रोडक्ट की सांद्रता बटे क्रियाकारकों की सांद्रता साम्य पर जब होती है तो उनका जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, साम्यावस्था स्थिरांक कहलाता है। इट मीन्स अगर मैं बात करूं QC, अगर मैं कंसंट्रेशन के टर्म में ले रहा हूं इनकी सक्रिय द्रव्यमानों को, तो A का क्या आएगा, प्रोडक्ट की सांद्रता, तो C उनकी घातांक कितनी है N1 मल्टीप्लाइड बाई क्या D, उसकी घातांक कितनी है N2 बटे A की घातांक कितनी है M1 मल्टीप्लाइड बाई B की घातांक कितनी है M2। किसी भी स्थिति में जो प्रोडक्ट होते हैं और जो रिएक्टेंट होते हैं उनके सक्रिय द्रव्यमानों की घातांकों का अनुपात क्या कहलाता है, अभिक्रिया भागफल कहलाता है, और उसको सांद्रता के टर्म में ले रहे हैं तो QC, ठीक है। लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC जब सांद्रता के टर्म में ले रहे हैं तो C लगाएंगे, अगर प्रेशर के टर्म में लेते हैं तो KP लगाते हैं, ठीक है। ये कब होता है, वही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, उनका सक्रिय द्रव्यमान सांद्रता के रूप में उनकी घातांक, C की N1 थी, इसी प्रकार क्या D की क्या है N2, इसी प्रकार A की क्या है M1 और B की क्या है M2। क्या वही प्रोडक्ट की सांद्रता की घातांक बटे रिएक्टेंट की सांद्रताओं की घातांकों का अनुपात क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लेकिन कब, जब अभिक्रिया किस में हो, साम्य में हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, साम्यावस्था स्थिरांक। और किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में जब अभिक्रिया साम्य में नहीं है तो उस टाइम जो प्रोडक्ट की जो सक्रिय द्रव्यमान के घातांक है, सक्रिय द्रव्यमानों को कंसंट्रेशन के टर्म में ले सकते हैं और प्रेशर के टर्म में भी, उनकी घातांक बटे क्रियाकारकों की सक्रिय द्रव्यमानों की घातांक का योग क्या कहलाता है, का अनुपात क्या कहलाता है, QC कहलाता है, अभिक्रिया भागफल कहलाता है, ठीक है। समझ में आ गया ना क्या बात कर रहे हैं। सुनिए, जो ये KC और KP हैं इनकी यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट या इकाई का क्या तरीका है, ठीक है, आपको ये याद रखना, कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लेता है। जो KC होता है, KC आपको कुछ नहीं करना, KC जो भी उसकी सांद्रता दे रखी है, जो भी क्रियाकारक उत्पाद है की पावर डेल्टा Ng, ठीक है, ये करना है। डेल्टा Ng का मतलब क्या है, उत्पाद के मोल माइनस क्रियाकारक के मोल, सांद्रता जो रिएक्टेंट दे रखे हैं, प्रोडक्ट दे रखे हैं वो, और सांद्रता बराबर क्या होता है, मोल पर लीटर। सांद्रता की यूनिट यही होती है, अरे मोल बटे आयतन, तो आयतन की लीटर होती है और मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, की पावर क्या डेल्टा Ng। डेल्टा Ng का मतलब क्या, प्रोडक्ट के मोल, गैसीय प्रोडक्ट के मोल और माइनस गैसीय क्रियाकारकों के मोल, ठीक है। और Kp का क्या करना है, Kp तो प्रेशर की टर्म, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ATM की पावर क्या डेल्टा Ng, ये रखना है, ठीक है, जब दाब के टर्म में लेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, आपसे पूछा था उसके लिए Kc की यूनिट बताइए, N2 प्लस 3H2, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है 2NH3। आपसे पूछा था इसके लिए Kc की यूनिट क्या होगी, इस अभी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए Kc की यूनिट बताइए। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डेल्टा Ng, N2 भी गैस होती है, आपको लिख के देगा एग्जाम में, 3H2 भी गैस होती है, और ये क्या NH3 भी क्या होती है, गैस। डेल्टा Ng क्या है, प्रोडक्ट गैसीय के मोल, मतलब जो गैसीय अवस्था में उत्पाद उनके मोल कितने हैं, 2, माइनस रिएक्टेंट में कौन है, हाइड्रोजन 3 और N2 1, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 4, तो डेल्टा Ng क्या हो जाएगा -2। अगर मैं Kc किसके लिए Kc की यूनिट निकालूंगा तो क्या लिखाऊंगा, मोल पर लीटर की पावर क्या लगा दूंगा -2, क्योंकि डेल्टा Ng का मान कितना आया, -2 आया, -4 में + के 2 गए, तो क्या आ जाएगी, मोल -2 और लीटर, ये क्या आ जाएगा, देखो एक बार, अगर ये -2 है पावर, तो ये तो क्या हो जाएगा, मोल है तो ये तो -2 आ जाएगा, और लीटर ऊपर जाएगा तो माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इसकी पावर माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स 2, और ये क्या हो जाएगा, लीटर की पावर प्लस में क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। या अगर मैं लिखता ऐसे H2 + I2, ठीक है, इजिकल टू रिवर्सिबल रिएक्शन है 2HI, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसके लिए Kp की यूनिट लिखिए, जी Kp की यूनिट लिखिए। Kp वही Kc या Kp में क्या करना है, ATM ग्रुप में लेंगे, लेकिन ऊपर डेल्टा Ng, तो पहले क्या निकाल लो इसके लिए, डेल्टा Ng निकालोगे तो क्या आएगा, उत्पाद के मोल कितने, 2,
HI 2 है, I2B गैस और H2B गैस, तो 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, तो क्या ये भी कितने हो गए 2, तो डेल्टा Ng बराबर क्या आ जाएगा 0। तो जब डेल्टा Ng बराबर 0 लिखेंगे तो इसकी कोई वो आएगी क्या Kp इसकी ATM के ऊपर क्या डेल्टा Ng 0 आएगा, तो कोई यूनिट इसकी नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये कैसा होगा यूनिट लेस। इट मीन्स जब डेल्टा Ng की वैल्यू 0 आती है तो उसके लिए Kp या Kc की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, यूनिट लेस होती है। कैसे निकालते हैं ये आप लोग इसको देख लें, फिर हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं, इसको लिख लें। दोस्तों मैं यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं साम्यावस्था स्थिरांक की गणना के लिए। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा जा सकता है, वैसे पूछा नहीं जाता, अगर किसी यूनिवर्सिटी में पूछ भी लेते कभी कभार, तो देख लेते हैं कैसे। आपको रिएक्शन दे रखी है ए बी इजिकल टू सी डी, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर के सी या के बी पूछेगा तो रिवर्सिबल देगा ही, क्योंकि वो तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में स्थापित होते हैं। मैं ए और बी एक पात्र में T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर उनको मिलाया जाता है, तो ए की जो प्रारंभिक सांद्रता है वो बी की प्रारंभिक सांद्रता कितनी गुनी है, 3 गुना है। कभी भी किसी क्वेश्चन को करने से पहले उसको क्वेश्चन की लाइन पढ़ा करो, जानना क्या चाहता है, पूछना क्या चाहता है। ये क्वेश्चन को किसी भी न्यूमेरिकल को करने का सबसे सही तरीका, उसको 2 बार पढ़िए। यदि साम्यावस्था पर बी और सी की सांद्रताएं समान हो तो अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक Kc की गणना कीजिए। जो दे रखा है पहले उसको लिखते हैं। देखो क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, कैसा भी आ जाए। मुझे दे रखा है A प्लस बी इजिकल टू क्या बना C प्लस डी, यही बना। जब ताप 0 है, ठीक है, टेम्परेचर जब 0 है तो प्रारंभ में जो B के मोल हैं, माना वो कितने हैं A, तो A के मोल कितने होंगे 3A। क्या लिख रहा है कि प्रारंभिक सांद्रता B की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 3 गुनी, तो इसका मतलब A और B की प्रारंभिक सांद्रता अगर A है तो A की कितनी होगी 3A। और प्रारंभ में जब ताप ही नहीं दिया, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये कितना होगा 0 और ये भी कितना होगा 0। अभिक्रिया शुरू नहीं हुई प्रारंभ में, तो प्रारंभ में तो क्रियाकारक की 100% रहती है और प्रोडक्ट की कितनी जाती है 0%। अगर मैं इसको T टेम्परेचर दे दूं, ठीक है, तो कुछ किसमें चेंज हो जाएंगे प्रोडक्ट में। तो मैं यहां ही मान लेता हूं कि T ताप पर A और B के X मोल क्रिया करते हैं, ठीक है, क्रिया करते हैं, तो C और D के कितने मोल बनेंगे, X मोल ही बनेंगे, क्योंकि जो क्रिया करेंगे वही तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ठीक है। अगर A और B के T ताप पर X मोल क्रिया करते हैं तो C और D के कितने मोल बनेंगे X, इसका भी X बन जाएगा और इसका भी X, ठीक है। क्योंकि यहाँ अगर 2C होता तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, अगर D कोई होता 2 3 4 1 के अलावा तो मल्टीप्लाई कर देते। अगर इनके ये मिल गए तो इनकी प्रारंभिक सांद्रता में कमी हो जाएगी, तो A के कितने मोल कम हो जाएंगे, B के कितने मोल कम हो जाएंगे, A माइनस X हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट में चेंज होगी इसकी कंसंट्रेशन में से। और जो A है उसके कितने कम हो जाएंगे 3A माइनस X हो जाएंगे ना। ये करने का तरीका है। अब देखिएगा, अब अगर मैं इनका वो लिखना चाहूं Kc, ठीक है, साम्य पर क्या लिखते हैं प्रोडक्ट की सांद्रता बटे क्रियाकारक की। प्रोडक्ट के कितने हैं C के कितने हैं X, D के भी कितने हैं X बटा A के कितने हैं साम्य पर, ये तो प्रारंभिक थी, साम्य पर तो साम्यावस्था स्थिरांक की गणना करते हैं क्या 3A माइनस X, और B के कितने हैं A माइनस X। इसमें कोई दोहराया नहीं है, इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं। एक बात बताइए, ये क्या कह रहा है, X की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी कुछ ना कुछ, तभी तो Kc का मान निकलेगा। ये कह रहा है कि साम्य पर B और C की सांद्रताएं क्या है, समान है, तो B के साम्य पर कितने मोल बचे, लिख रहा है ना इसमें कि जो B की जो सांद्रता है, मैं लिख देता हूं, किसके बराबर है, C की सांद्रता के बराबर है। इसका मतलब B के कितने मोल है A माइनस X साम्य पे, और C के कितने मोल हैं X, तो यहां से मैं X बराबर क्या आ जाएगा मेरा A/2, अरे आ जाएगा, X उधर जाएगा तो X प्लस X हो जाएगा, तो 2X बराबर A, तो X बराबर A/2। तो इसका मतलब इसमें समीकरण नंबर 1 दे दूं इसको, तो X की वैल्यू अगर मैं समीकरण 1 में रख दूं तो Kc बराबर क्या आ जाएगा, देखना A/2 X की जगह, और क्या A/2 X की जगह अपॉन 3A माइनस A/2, X की जगह A/2 रख देंगे सब जगह, और क्या A माइनस A/2। इस ऊपर वाले को जब सॉल्व करेंगे तो ये A²/4 हो जाएगा, A², नीचे इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3A, तो इसको 2 यहीं करके देख लेते हैं, 2 भाव ले लो इसका, एक आ जाएगा 6A माइनस A,
तो ये क्या आ जाएगा 5a/2 मल्टीप्लाई इसको कर लो वही 2 तो 2a माइनस a, तो ये क्या आ जाएगा a/2। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 1/5 करके देख लो। वैसे भी ये स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, ये अरे आ जाएगा ना, ये a स्क्वायर और a स्क्वायर है, 2 और 2 दूनी 4, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये a और a तो a स्क्वायर, तो इससे तो ये कट गया 4 और ये 2 दूनी 4, ये 4 ऊपर जाएगा तो ये 4 से ये कट जाएगा तो 1/5 ही तो रहेगा। तो इसका मतलब KC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.5 आ जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना हो तो आपको ये मैंने एक क्वेश्चन कराया, आप ऐसे हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले देखना है प्रारंभिक सांद्रताएं क्या दी हुई है। प्रारंभिक में जब रिएक्शन शुरू नहीं होती तो क्रियाकारक की सांद्रता तो 100% होती है, प्रोडक्ट की क्या होती है 0। टी टेम्परेचर पे या जो टाइम निकल गया है उसमें क्या हो जाता है, क्रियाकारक कुछ किसमें चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में। तो जितने क्रियाकारक के मॉलिक्यूल जो अभिक्रिया करते हैं उतने क्या बनते हैं उत्पाद के। मैंने बोला ए और बी के अगर एक्स मोल किया कर रहे हैं तो सी और डी के कितने बनेंगे एक्स मोल बनेंगे। तो इसमें इनमें कमी आ जाएगी क्योंकि यहाँ प्रारंभ में तो ए थे और यहाँ के 3a थे, तो इसमें से भी एक्स को घटा दो और इसमें से भी एक्स को घटा दो। जितना यहाँ रस समीकरण में थी स्टाइकियोमेट्रिक लगा रहता है उतने ही मोल बनते हैं। अगर यहाँ 2c होता तो 2x कर देते, एक्स मोल बन रहे हैं। अब जितने वो मल्टीप्लीकेशन में उसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 2d होता तो 2 लगा देते। ठीक है, क्या करते हैं साम्य पे ही साम्यस्थायी गणना करते हैं, प्रोडक्ट के मोल बटे क्रियाकारक के मोल या प्रोडक्ट की सांद्रता बटे क्रियाकारक की सांद्रता, ये लिख देते। अब इसको कैसे, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है इस तरीके का कि साम्य पर किसी की सांद्रता बराबर होगी तो उनके जो उनकी सांद्रताएं दे रखी उनको बराबर कर दो, उनके जो मोलों में जो अंतर आ रहा है तो उसको बराबर कर देंगे, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो उत्पाद में बन रहे हैं उनका एक्स का मान आ जाएगा, एक्स के मान को यहाँ पुट कर दो, तो ये इस तरीके से हो जाता है। इसको लिख लें फिर आगे बात करते हैं। थैंक्स अ लॉट।